Good morning students. Beta, this is fifth lecture for biomolecules, and in our previous lecture we have studied about carbohydrates. Okay, different classes of carbohydrates. तो एक assignment आपको मिलेगा सिर्फ carbohydrates को लेके, ठीक है। जहाँ तक आपका MCQ का जो टेस्ट था उसमें देखिए बेटा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि आप MCQ सॉल्व नहीं कर रहे। जिन बच्चों ने सॉल्व किया उनके अच्छे नंबर हैं, 20+ नंबर है, ठीक है। बट जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किए हैं उनके बहुत ही कम नंबर आए हैं, ठीक है ना। ट्राई टू अवॉइड सच टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स। आप बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे तो बिल्कुल ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही ट्राई नहीं किया। जो बच्चे नए आए हैं, लेट आए हैं, बेटा आप पीछे का रिवाइज करिए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जितना आप जब से आए हैं तब तक का कर लीजिए, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट बायोमोलिक्यूल्स से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर अगर आपका बाई चांस लास्ट तक नहीं भी होता है, सेल चैप्टर रह जाता है, तो उसको बाद में फिर से रिवाइज करवा देंगे, नो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बट जो चल रहा है एटलीस्ट उसके ऊपर पूरा फुल कंसंट्रेशन अपना लगाइए। अदरवाइज जो पीछे का है उसके चक्कर में आपका आगे का भी छूट जाएगा, ठीक है। तो ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द रिसेंट टॉपिक्स ऑल्सो। आगे बात समझ में। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, देखो मैंने आपको समझाया था हमारा जो एनसीईआरटी का पैटर्न रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। हम पहले एक एक बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, फिर मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, फिर उनकी पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है वो पढ़ेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा था, जहाँ पे हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़ी थी। मोनोसेकेराइड्स की पॉलीमराइजेशन से क्या बना था? मोनोसेकेराइड्स की पॉलीमराइजेशन से बने थे ऑलिगोसेकेराइड एंड देन पॉलीसेकेराइड, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत कंपटीशन विंडो का भी आपको दिया था मैंने मैटर। अब देखो होता क्या है, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो माइक्रो मॉलिक्यूल है दैट आर अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अमीनो एसिड्स, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मतलब क्या यूटिलाइजेशन है, देखो धीरे धीरे मान लो ये आपको कोई एक अमीनो एसिड है, एक यूनिट है, बाद में यही अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़ के क्या बना लेगी बेटा? प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल में हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल में हम क्या पढ़ेंगे? इसके प्रोटीन्स। पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड से क्या बनेगा? प्रोटीन, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स का पढ़ेंगे, और बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू मान के चलिए एक क्वेश्चन जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रोटीन्स वाले पोर्शन से मिल जाता है, जनरली मिल जाता है, ठीक है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब जब तक अमीनो एसिड नहीं समझ में आएंगे प्रोटीन्स नहीं समझ में आएंगे। आगे चल के आपका 12th क्लास में एक चैप्टर है जो है मोल बायो का, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायो का एक चैप्टर है। वहाँ पे भी आपको फिर जो है जेनेटिक कोडिंग वगैरह, अमीनो एसिड्स क्या होता है, तो वहाँ पे भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जेनेटिक्स में भी बेसिक्स आपकी डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो आपके मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से करें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के मैं आपको जो DPS है हमारी डेली प्रैक्टिस शीट जो हमारी जाती है, ठीक है ना, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी और उसे सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखो अमीनो एसिड को जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए नाम कहाँ से आया। देखो ये नाम दो चीज़ों से बना है, तो अमीनोस और एक एसिड्स। अमीनो का मतलब होता है, देखो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमीनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो देखो आप सभी को पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। नाइट्रोजन कभी भी 3 बॉन्ड बनाता है कि नहीं? लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हाई है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो शो किया इसका मतलब यहाँ कुछ भी अटैच हो सकता है। और एसिड कहाँ से आया? एसिड वर्ड आया है कार्बोक्सिलिक से, COOH। सभी को पता है जब इसको खोलोगे आप इस तरीके से तो ये OH ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे अभी कार्बन की एक वैलेंसी क्या है? खुली, मतलब अभी कार्बन एक से उसका एक के साथ बाइंड कर सकते। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप भी हो और एक ये वाला एसिडिक ग्रुप भी हो, उनको क्या कहा हमने? अमीनो एसिड कहा। कैसे? देखो
कैसे देखो, आप सभी को पता है मीथेन का फॉर्मूला, ठीक है, मीथेन CH4 खोल के लिखोगे तो मीथेन क्या है, मीथेन कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन। अब अगर 1 बाय 1 हम इन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, ठीक है ना, तो हम क्या बनाएंगे, अब इससे अमीनो एसिड आपको बना के दिखा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है। इस हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया बेटा, इस हाइड्रोजन की जगह हमने लगा दिया अमीनो ग्रुप। अब मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख रही हूँ ऐसे करके, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ये NH2 ही है, तो ये क्या लगा दिया आपने, अमीनो ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब क्या लगाएंगे इसके ऊपर, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को हटा के हमने लगा दिया COOH, ठीक है। और एक हाइड्रोजन हम एज इट इज रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि एक हमारा ये बन सकता है, एक मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है। और अल्टीमेटली इस हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया बेटा, एक पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप लगा दिया, यानी कोई एक वेरिएबल ग्रुप लगा देते हैं, मतलब जिसका हमें पता नहीं, जिसके बारे में हमें पता नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बन गया, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। क्या है ये, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड, ये बन गया एक अमीनो एसिड। लेकिन अभी हमने इस अमीनो एसिड का नाम नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हमने अभी इस ग्रुप को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो देखो कोई भी अमीनो एसिड, कैसा भी अमीनो एसिड हो, उसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, एटलीस्ट इतना पोर्शन रहे, ठीक है। डिफरेंस किस में आता है, डिफरेंस आता है इस R ग्रुप, आगे बात समझ में, इस R ग्रुप में। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं बेटा, जो NH2 है आपका, ठीक है, जो NH2 ग्रुप है, दिस पर्टिकुलर NH2 ग्रुप क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट इज अ बेसिक ग्रुप। कैसा ग्रुप है, बेसिक ग्रुप, ठीक है। तो अमीनो एसिड का जो बेसिक बिहेवियर है, तो बेसिकली किसकी वजह से है, NH2 ग्रुप की वजह से, आगे बात समझते हैं। और जो एसिडिक बिहेवियर, मतलब कि ऐसी सारी प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की जो क्या कर रही है, जो बेसिक बिहेवियर शो कर रही है, वो किसकी वजह से शो करती है, NH2 की वजह से, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो क्या है, यहाँ पे अमीनो एसिड के अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टी ऐसी भी होंगी जो एसिडिक बिहेवियर शो करती है, ठीक है ना। तो एसिडिक बिहेवियर किसकी वजह से है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से, आगे बात समझ में, किसकी वजह से है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें पर्टिकुलर अमीनो एसिड के फॉर्मूले को, तो उसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है, ये वाला एसिडिक ग्रुप है, ये वाला बेसिक ग्रुप है। अब ठीक है, इसमें एक एसिडिक ग्रुप हो गया, बेसिक ग्रुप हो गया, ये बात तो सही है, बट इस एल्काइल ग्रुप का, इस ये जो ग्रुप है इसका क्या होगा बेटा, ये ग्रुप क्या है, ये स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना, या यूं कह सकते हो यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है किसको, टू एन अमीनो एसिड। ए का मतलब क्या लिखेंगे, अमीनो एसिड, ठीक है ना, आगे से अमीनो एसिड का ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अमीनो एसिड, आगे बात समझ में। तो देखो अमीनो एसिड्स के अंदर जो यूनिक बिहेवियर आ रहा है, यानी कि आगे चल के हम जितने भी टाइप के अमीनो एसिड पढ़ेंगे उनके अंदर जो यूनिक बिहेवियर आ रहा है, अलग अलग टाइप क्यों हुई, वो इस वेरिएबल साइड चेन की वजह से, ठीक है। तो देखो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी जो बेसिक बिहेवियर को शो कर रही हैं, जो NH2 की वजह से होती हैं, कुछ COOH ग्रुप की वजह से होती है, और जो उनकी यूनिकनेस है, ठीक है, जो स्पेसिफिसिटी है वो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है, जो वेरिएबल होता है अलग अलग अमीनो एसिड्स के, ठीक है। तो देखो अगर आपसे कोई कहे कि अमीनो एसिड्स को डिफाइन करो, हाउ विल यू डिफाइन, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या क्या होता है, कैसा होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक क्या मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अवेलेबल है इसके अंदर, कुछ हद तक कुछ एक अमीनो एसिड में सल्फर भी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके साथ साथ बेटा और क्या होता है, कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप, क्या है इसमें, एक अमीनो ग्रुप है, ठीक
ठीक है। एक एसिडिक ग्रुप है जिसको नाम दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। ये क्या है आपका अमीनो ग्रुप, ठीक है ना, अमीनो ग्रुप। ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एक हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा आपको एक वेरिएबल साइड चेन, ठीक है ना, एक वेरिएबल साइड चेन मिलेगा। और ऐसा कार्बन, वो कार्बन जिसपे अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों अटैच्ड है, उस कार्बन को हम बाई कन्वीनियंस क्या लेके चलते हैं, अल्फा कार्बन। क्या है ये बेटा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन की वजह से इसको क्या कह दिया हमने, अल्फा अमीनो एसिड। क्या नाम दिया, अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर, ठीक है। क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कुछ ऐसे कार्बन भी आपको मिलेंगे जहाँ पे अमीनो ग्रुप या जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इसके साथ साथ कहीं और भी अटैच है, ठीक है ना। तो वहां उनके नाम में थोड़ा सा बदलाव आता है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, अमीनो ग्रुप हो गया। अच्छा, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। वैसे अगर देखा जाए तो क्या है, हमने इसको किससे बनाया है, इसको हमने बनाया है मीथेन से, ठीक है। किससे बनाया है, मीथेन से। तो जो आपका अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, जो आपका अमीनो एसिड बना, क्या है ये, इट इज सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या है ये, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, वेयर वन ग्रुप is substituted by NH2 group, one group is substituted by carboxylic group, another one is substituted by variable side, ठीक है। तो ये क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड। आगे बात समझ में। अब देखो इस वेरिएबल ग्रुप के बेस पे, इस वेरिएबल ग्रुप के बेस पे हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्या हैं, अमीनो एसिड, ठीक है ना। लेकिन इनमें से केवल 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, जो पॉलीमराइजेशन शो करते हैं, ठीक है ना। और उन 20 अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, हम उन 20 अमीनो एसिड्स को क्या बोलेंगे बेटा, उनको कहा जाता है प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ठीक है। क्या कहोगे, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड, ठीक है, या क्या कहोगे, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। क्या कहा है, वो अमीनो एसिड, ठीक है ना, वो अमीनो एसिड जो किसमें होते हैं, इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, जिनसे प्रोटीन बनता है, जिनकी पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, उनको क्या कहा हमने, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड, ठीक है। और एल्काइल मतलब जो साइड चेन थी, ठीक है, एल्काइल ग्रुप तो नहीं बोलेंगे उसको, जो साइड चेन थी, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल साइड चेन, वेरिएबल साइड चेन, ठीक है। कितने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है हमारे पास, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। इसके साथ साथ अगर आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो बेटा 2 रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, ठीक है ना, एक पायरोलाइसिन है और एक सेलेनोसिस्टीन है, बट वो आपके लेवल पे नहीं दिया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप इस मेरे अलावा कहीं और से भी आपका सोर्स कुछ और हो, ठीक है, वहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होना। नो डाउट 2 अमीनो एसिड और भी है, पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन, बट उनको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा हायर लेवल पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनके डेरिवेटिव्स ही है, ठीक है। तो उसको आप स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में काउंट नहीं करेंगे। दूसरा, फिर आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने भी 20 ही डाले हैं, तो यू हैव टू लर्न ओनली 20, ठीक है। आपको 20 ही याद करने हैं, फालतू का डाटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, होते हैं बट वो आप फिर आगे हायर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एक सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है ना, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में क्या होगा, वेरिएबल सबसे सिंपल चीज ले लो। देखो हमने क्या लिया, ये कार्बन लिया, COOH लगा दिया, यहाँ पे हमने NH2 ग्रुप लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। अब बात आती है इस
आर पे ऐसा क्या लगाएं जो बिल्कुल सिंपल मोस्ट हो, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास, हम हाइड्रोजन ही लगा देते हैं, है ना। तो देखो जब आपका वेरिएबल ग्रुप क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो अब जो अमीनो एसिड बना है उसको क्या कहेंगे हम, ग्लाइसिन। क्या कहोगे, ग्लाइसिन, ठीक है। और जो ग्लाइसिन है इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। फॉर्मूला इसका जो थ्री वर्ड नोटेशन जो होता है वो GLY है, आपको याद करनी है, ठीक है ना। सिंगल लेटर नोटेशन और 3 लेटर नोटेशन, आप क्योंकि आपको ये हेल्प करेंगे आगे मॉलिक्यूलर बायो पढ़ने में। और आगे फर्दर अगर आप बायोकेम लेते हैं या बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं या जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हर जगह आपको बेटा ये काम आने वाली चीज है। बायोकेमिस्ट्री मान के चलिए MBBS में जब आप जाएंगे तो आपकी पूरी एक बुक रहेगी, ठीक है ना, आपकी पूरी एक बुक रहेगी बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें ये अलग अलग चैप्टर के नाम से होंगे। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि हमें जो है सिर्फ यही पढ़ना है और बोरिंग सा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको थोड़ा सा याद करके करते हैं, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, ठीक है ना, फ्रॉम माय साइड। तो देखो ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन के लिए जो है इस तरीके से हमें 3 लेटर नोटेशन GLY लिखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है ग्लाइसिन को लेके, देखो बेटा हमने पीछे बात की थी किसकी, एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स की, एसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन की बात। जब कार्बन पे चारों के चारों आपके फंक्शनल, चारों के चारों ग्रुप जो अटैच्ड हैं, ठीक है ना, चारों के चारों ग्रुप अटैच्ड है, अगर वो सारे क्या है डिफरेंट है, ठीक है ना, तो उस केस में आप उसको क्या कहोगे, ऐसे कार्बन को क्या कहा जाएगा, ऐसे कार्बन को कहा जाएगा कायरल कार्बन। क्या कहा जाएगा, कायरल कार्बन, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी सिमिलर हो गया, मान लो ये इस तरीके से सिमिलर हो गया, अब ये ए कायरल हो गया, जब तक कायरल कार्बन होगा तो वो क्या बनाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज देगा। लेकिन जब वो ए कायरल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर क्या है, कोई ग्रुप ऐसा है जो सिमिलैरिटी शो करता है, तो अब ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है, सिमेट्रिकल कार्बन हो गया, या इसको क्या कहोगे, ए कायरल कार्बन। कंफ्यूज मत होना, सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है, सिमेट्री शो कर रहा है, यानी कि कार्बन क्या हो गया आपका, ए कायरल हो गया, ठीक है। वहीं अगर चारों ग्रुप अलग होते तो क्या होता है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। आगे बात समझ में, आपसे कोई पूछ ले कि ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड बताओ तो क्या होगा आंसर, ग्लाइसिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो अल्फा कार्बन कैसा होता है, अल्फा कार्बन किस टाइप का होता है बेटा, यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप का होता है, ठीक है ना। अल्फा कार्बन इज ऑफ सिमेट्रिकल टाइप। तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कार्बन कैसा है, सिमेट्रिकल है। और जो है इस तरीके से जो कार्बन है इसको दूसरा नाम क्या दोगे, ए कायरल कार्बन। क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आप पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का आपको थोड़ा स्लोली जाना ही बेटर रहेगा। तो पहला अमीनो एसिड हमने क्या पढ़ा, ग्लाइसिन, ठीक है। अब जो दूसरा अमीनो एसिड है बेटा, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, ठीक है ना, उस टेबल के अंदर दिया हुआ है। तो सेकंड अमीनो एसिड क्या है, एलानिन, ठीक है। देखो पहले केवल जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद 20 सभी के मैं स्ट्रक्चर भी करवाऊंगी, सभी की प्रॉपर्टी भी बताएंगे, बट फिलहाल के लिए एक बार आपकी बुक में जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको कर लेते हैं। एलानिन के अंदर क्या होता है, देखो कार्बन, ठीक है, वही COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वही NH2 ग्रुप, और ये हो गया हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल आर ग्रुप है वो क्या होता है बेटा, मिथाइल ग्रुप होता है, CH3, ठीक है ना। तो जब किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के ऊपर क्या लग जाए, वेरिएबल ग्रुप क्या हो, मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप हो, तो उसको क्या कहेंगे, मिथाइल ग्रुप हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, एलानिन कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कार्बन क्या है, एसिमेट्रिकल है ना, ठीक है ना, यहाँ
देखो ये एसिमेट्रिकल है, चारों के चारों जो है कंपाउंड यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन पे जब चारों चीजें अलग होती हैं तो उसको हम कायरल कार्बन, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। एक ग्लाइसिन को छोड़ के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इसके साथ साथ एक एग्जांपल देखें अगर हम सीरीन का, ठीक है ना, सीरीन का, तो देखो सीरीन के अंदर क्या होता है, एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, किसके बेस पे, किसके ऊपर, मिथाइल ग्रुप के ऊपर। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो CCOOH, ये हो गया NH2, ऊपर लगा दो हाइड्रोजन, और यहाँ जो मिथाइल ग्रुप था ना, उस मिथाइल ग्रुप पे क्या लगा दो, OH। अब एक साइड OH लग गया तो ऑब्वियसली क्या हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा, ठीक है। तो दिस वन इज सीरीन। क्या है ये? सीरीन। एलानिन के लिए जो 3 लेटर नोटेशन होता है दैट इज ALA, और इसके लिए क्या होता है, SER। क्लियर? ठीक है। तो आई थिंक आपको पता, देखो ये इसको इस वाले पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर वेरिएबल ग्रुप को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। आगे बात समझ में, देखो समझ के करो। आपकी बुक में जो लाइन दी हुई है ना, उस लाइन में दिया हुआ है और बाकायदा यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या दी हुई लाइन एक बार पढ़कर देख लेना आप बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। लाइन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल ग्रुप, ठीक है, अमीनो एसिड्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन फॉर सिंपलेस्ट अमीनो एसिड व्हेन आर ग्रुप क्या है, व्हेन वेरिएबल आर ग्रुप इज हाइड्रोजन, इट मे बी मिथाइल ग्रुप, इट मे बी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। इतना लिख के छोड़ा हुआ है और डायग्राम फिर आपका बना के दिया हुआ है कि इस तरीके से डायग्राम में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कम से कम ये 3 अमीनो एसिड्स तो आपके माइंड में होने ही चाहिए फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब बात करते हैं 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की। बट इसको पढ़ने से पहले हमें क्या देखना है, हमें एक चीज और देखनी है बेटा, क्या आयोनाइजेबल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दे आर आयोनाइजेबल। इधर जो NH3 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, वो हाइड्रोजन ले सकता है, अपने साथ अटैच कर सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर हमारे पास COOH ग्रुप है, वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन लूज कर सकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेबल नेचर ऑफ, आयोनाइजेबल नेचर, ठीक है ना, ऑफ अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड के अंदर ऑब्वियसली क्या है, एक तो आपका NH2 ग्रुप है, ये भी आयनाइजेशन शो करेगा, ठीक है, और एक COH ग्रुप है, ये भी क्या शो करेगा, आयनाइजेशन। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, इस तरीके से COOH है, और ये हमारे पास हो गया NH2, यहाँ पे हो गया H, और इस वेरिएबल को हम अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम जनरल लेके चलेंगे आगे, ठीक है। अब क्या है, देखो अगर आपने कोई पर्टिकुलर ऐसा कंपाउंड डाल दिया, मान लो आपने अमीनो एसिड के साथ कुछ ऐसी चीज मिला दी यहाँ पे जो क्या कर रही है, आयनाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मान लो आपने जो एक्वस सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन ही लोगे, पानी के साथ मिला हुआ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लोगे, और उस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, कैसा है, बेसिक। तो ऑब्वियसली उस बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव होंगे ही नहीं, ठीक है। उस मीडियम में क्या होंगे, बेस क्या होगा, OH नेगेटिव होगा। तो ये क्या करेगा, इस बेसिक नेचर को कम करने के लिए, इस बेसिक बिहेवियर मतलब कि सॉल्यूशन का बेसिक नेचर कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस अपने एनवायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या करेगा, अपने अंदर से H पॉजिटिव रिलीज करना स्टार्ट, मतलब जितने भी अमीनो एसिड है वो H पॉजिटिव रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। आगे बात समझ में। और जो बेसिक बिहेवियर है सॉल्यूशन का, धीरे धीरे वो क्या होना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो
मतलब कि ऐसे ही अगर आपने क्या लिया, मान लो ये आपका क्या है COOH है और यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब क्या हो गया इसके अंदर कि यहाँ पे जब क्या हो रहा है, अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन कुछ ऐसा लिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हमने कुछ ऐसा लिया जहां पे ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है, कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, एसिडिक मीडियम है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब अमीनो एसिड को अपने एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करना, उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने ये जो H पॉजिटिव चार्ज है इसको अपने ऊपर ले लेगा, प्रोटॉन्स को अपने ऊपर ले लेगा और चार्ज क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव। आगे बात समझ में, चार्ज क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब भी हम मतलब कि ये क्या कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट में जो पीएच का चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में जो पीएच का चेंज हो रहा है, आइदर द पर्टिकुलर मीडियम इज एसिडिक और बेसिक, इट विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज दैट पर्टिकुलर पीएच, उस पीएच को क्या करेगा, उस पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो अपने एनवायरनमेंट में पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम बफर कहेंगे, क्या कहोगे, बफर। तो कहीं ना कहीं अमीनो एसिड किसका काम कर रहे हैं, बफर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या कर सकते हैं, ये आयोनाइज होके COO नेगेटिव बनाते हैं और H पॉजिटिव रिलीज भी कर सकते हैं, प्रोटॉन रिलीज भी कर सकते हैं और प्रोटॉन को अटेन भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना, दे कैन इजीली अटेन प्रोटॉन और दे कैन इजीली डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। अटेन कब करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कब अटेन करेंगे, जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक हो, ठीक है। और क्या है, जब मीडियम कैसा हो, बेसिक हो, तो ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे। आगे बात समझ में। अब ये तो बात थी अलग अलग एनवायरनमेंट की, अलग अलग पीएच की बात की, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पीएच हर अमीनो एसिड का, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है, या बफर की तरह कैसे काम करता है। तो जनरली देखो थ्योरी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अमीनो एसिड बफर का काम कैसे करता है, हाउ अमीनो एसिड एक्ट एज अ बफर, ठीक है। तो इट विल ट्राई टू रेजिस्ट द पीएच, ठीक है ना, पीएच चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। एसिडिक मीडियम होगा तो H पॉजिटिव अटेन कर लेगा और कौन सा आयन बना लेगा, NH3 पॉजिटिव आयन बना लेगा, ठीक है ना। और अगर क्या हो जाए यहाँ पे बेसिक मीडियम आ जाए तो बेसिक मीडियम के अंदर क्या होगा बेटा, ये जो है H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो होता क्या है, अब क्या होता है यहाँ पे, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्विटर आयन की फॉर्मेशन कर लेना, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर आयन की फॉर्मेशन कर लेना। क्या होता है ज्विटर आयन, इसको पहले समझ लो, ठीक है ना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है कि ज्विटर आयन क्या होता है। तो देखो ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन के अंदर देखो मान एक पर्टिकुलर पीएच पे, एट अ पर्टिकुलर पीएच, ठीक है, ये COOH है, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है ना, ये हो गया COOH, ठीक है, और ये हो गया आपका NH2, ठीक, और ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया एल्काइल। एक पर्टिकुलर पीएच पे अमीनो एसिड का सेम अल्फा कार्बन पे लगा हुआ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, ठीक है, उसका हाइड्रोजन निकल के, ठीक है, और किस पे अटैच हो जाए, इस पे अटैच हो जाए, ठीक है ना, इस पे अटैच होगा तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा।
यानी कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड पे क्या है, आपको पॉजिटिव चार्ज भी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी दिखाई दे रहा है। और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एक टाइम पे, ठीक है ना, बोथ चार्ज हो, दोनों चार्ज होते हैं। आज तक ऐसा आयन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, ठीक है। या तो आपने कैटायंस पढ़े हैं या आपने एनायंस पढ़े हैं, लेकिन ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ डेवलप हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ज्विटर आयन। क्या बोलोगे? ज्विटर आयन। तो क्या है ज्विटर आयन? ऐसा कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ हो। तो अमीनो एसिड भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ अटेन कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पीएच पे, ठीक है ना। और उस पर्टिकुलर पीएच को क्या कहा जाएगा? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कह सकते हो या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कह सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये थी किसकी बात? ज्विटर आयन की बात। तो देखो एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ज्विटर आयन बनाया हुआ है, इधर डाल दिया है एक पर्टिकुलर मीडियम इस तरीके से, ठीक है, और एक डाल दिया है इस तरीके से मीडियम। यहाँ पे आप एसिडिक मीडियम ले सकते हो इधर, तो एसिडिक मीडियम होगा, सॉरी बेसिक एसिडिक मीडियम होगा NH3 पॉजिटिव, इधर हो गया H, इधर हो गया R, ठीक है, और इधर आपका हो गया COO नेगेटिव, इधर H लगा दो, ठीक है, और ये हो गया H और ये हो गया आपका R ग्रुप और ये हो गया NH2, ठीक है। तो देखो अब इस तरीके से आ जाता है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम, ये पर्टिकुलर डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लेना। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला आयन कब बनेगा? एसिडिक मीडियम में बनेगा या बेसिक मीडियम में बनेगा? सोच के बताओ। जब बेसिक मीडियम था तो COO नेगेटिव जो है वो बन रहा था, ठीक है ना। तो इधर क्या आएगा आपका? बेसिक मीडियम, ठीक है, और इधर क्या आएगा? एसिडिक मीडियम। इधर क्या आएगा? एसिडिक मीडियम। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है बेटा। ज्विटर आयन क्या होता है, पेपर में आता है कई बार, ठीक है ना। मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से लिख कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ समझाया है, यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, बट ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आगे बात समझ में? ठीक है। तो देखो यहाँ तक आप अच्छे से कर लो। अब जो करवा रही हूँ वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी में अमीनो एसिड्स के बारे में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको डीप लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बेस पे, ठीक है ना। आगे बात समझ में? और देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू मान के चलिए आप एक टेबल बना के लगा लो अपने घर के अंदर जहां बैठते हो, ठीक है, जहां उठते बैठते हो सोते, अपने बेड के पास ये एक अमीनो एसिड की 20 अमीनो एसिड्स की जो टेबल मैं दूंगी वो टेबल लगा लेना और उसको अच्छे से याद करना। सोते उठते बैठते 10 दिन याद करोगे तो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। आगे बात समझ में? ठीक है। तो आपको 10 दिन के अंदर ही आराम से याद हो जाएगा। और बेटा इसको बार बार रिवाइज करके ऐसा याद कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन यू मान के चलिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जनरली रखा हुआ मिलता है, ठीक है। और वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की बहुत सारी चीजों को लर्न करने के लिए। देखो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है? ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है मॉलिक्यूल्स के बेस पे, ठीक है ना। अब इस पे कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड है, आगे बात समझ में? कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है उसके बेस पे है। जैसे देखो अगर हम बात करें 5 हम इसकी पर्टिकुलर कैटेगरी पढ़ते हैं। मैंने कॉपी के अंदर तो वैसे अलग अलग किया है, एसिडिक, नॉन एसिडिक और ये सारा, ठीक है ना। बट एक बार हम देख लेते हैं। 5 क्लासेस हमने बताई है, ठीक है। पहली तो क्या है? पहले हम पढ़ेंगे नॉन पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड, ठीक है। यानी ऐसे अमीनो एसिड जिसमें क्या है, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना। कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल नहीं है, कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। आगे बात समझ में? तो पहली कैटेगरी आप क्या पढ़ोगे? नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक होते हैं जनरली ये, ठीक है ना। और इन्हीं को हम एलिफेटिक अमीनो एसिड भी बोल देते हैं। इसके साथ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर तो होंगे, पोलर बट अनचार्ज्ड, पोलर
बट अनचार्ज। आगे बात समझ में, ठीक है। तीसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड की। फोर्थ जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर एसिडिक अमीनो, मतलब कि यहाँ पे हम चार्ज अमीनो एसिड पढ़ते हैं जिनके ऊपर बेसिकली आइदर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो चार्ज अमीनो एसिड, ठीक है। चार्ज में फिर हम वही दो कैटेगरी पढ़ेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पढ़ोगे और एक नेगेटिवली चार्ज पढ़ोगे। इनको बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड। इनको क्या बोलोगे? एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो जनरली आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो इन बेस पे दिया हुआ है कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर अमीनो एसिड का है वो कौन डिसाइड करता है? NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप डिसाइड करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड में एक COOH से ज्यादा COOH है, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको याद रखना है कि वो एसिडिक बिहेवियर ज्यादा हो जाता है और वो क्या बन जाता है? आपका एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड में हमें DE ये दो वर्ड याद रखने हैं। क्या होता है अभी समझाऊंगी, ठीक है। बेसिक के अंदर आपको याद रखना है ऋतिक रोशन के बारे में, ठीक है ना। ऋतिक HRK, ऋतिक क्या है ये मैं आगे समझाऊंगी। HRK का मतलब क्या होता है, DE का मतलब क्या होता है। ऋतिक और दी, ठीक है, ऋतिक और दी, ऋतिक और हमारी दीदी, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों क्या है? चार्ज अमीनो एसिड के अंदर आते हैं, ऋतिक एंड दी, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? देखो आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो साइक्लिक रिंग बना रहा है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। मान लो ये आपका क्या है, ऐसे करके जो है यहाँ पे हो गया COOH ग्रुप, यहाँ हो गया आपका NH2 ग्रुप, यहाँ पे हो गया आपका H, और ये जो आपका पर्टिकुलर R है, ठीक है, ये वेरिएबल जो ग्रुप है, इसमें आपकी कोई रिंग वाला कंपाउंड हो, जैसे फिनाइल लगा दिया, ठीक है, इसके साथ फिनाइल के साथ और CH3 ग्रुप लगा दिया, तो अब CH3 ग्रुप जहां था वहां आपने एलानिन बोला था, और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो फिनाइल एलानिन बन गया। आ रही है ना समझ में? तो मतलब कि एक रिंग स्ट्रक्चर भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंदर क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपको 3 वर्ड, तो ये एरोमेटिक से क्या आ रहा है यहाँ पे? साइक्लिक, साइक्लिक यानी घुमाना, है ना। और कौन घुमा देता है? वाइफ सबको घुमा देती है, सबका सिर घुमा देती है। तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है? WYF, ठीक है, वाइफ। देखो ये क्वेश्चन में आता है, ये नहीं आता कि कौन घुमा देता है। क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, ऐसे आता है, ठीक है ना। तो वाइफ आपको याद रखना है। अब वाइफ में 3 आ जाते हैं आपके, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन, ठीक है ना। तो इसको मैं आगे बताऊंगी ये वर्ड हमने कैसे बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, और ये स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से बनाए हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ये स्टैंडर्डाइज्ड है। एनसीईआरटी क्या, आप कोई भी बुक उठा लेना चाहिए, दिनेश पब्लिकेशन पे, प्रदीप पब्लिकेशन, या कोई भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन उठा लेना, आपको ये वाली नोटेशन कहीं नहीं मिलेगी। ये आती है नेट लेवल पे, ठीक है ना, लेकिन याद करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो एक बार अभी से याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा और बहुत आसान भी है। पोलर बट अनचार्ज, और ये नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के लिए बेटा वर्ड जो आपने याद करना है गैवलिम्ट। क्या याद करोगे? गैवलिम्ट। और पोलर और अनचार्ज के लिए आपने याद करना है स्टेशन क्यूसी, स्टेशन क्यूसी, STNQC, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी याद हो जाएगी। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं हर कैटेगरी को, ठीक है ना, कि पोलर अमीनो एसिड के अंदर किस टाइप के हैं। देखो जनरली यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम हर एक का स्ट्रक्चर करते हुए चलते हैं। तो एक बार स्टार्ट करती हूँ मैं। वी विल स्टार्ट विद नॉन पोलर अमीनो एसिड। नॉन पोलर एसिड में देखो हमने वर्ड क्या बताया था बेटा? गैवलिम्ट, ठीक है। तो गैवलिम्ट के अंदर पहला क्या है? G फॉर ग्लाइसिन, G फॉर ग्लाइसिन, ठीक है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन आपका किस में आ रहा है? आपका R ग्रुप है, ठीक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एलानिन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है? कायरल कार्बन, ठीक है ना। यहाँ क्या है आपका? कायरल। यहाँ पे इसको सिमेट्रिकल करो ना, ये सिमेट्रिकल नहीं आएगा, ये सिमेट्रिकल है,
ठीक है, इस तरीके से एलानिन हो गया। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, अब देखो गैव, GAV, वी से होता है वैलिन। ठीक है, तो वैलिन के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो आप, ये जो साइड चेन है, दिस वन, ये जो साइड चेन है, यहाँ पे आपको CH ग्रुप है और 2 क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ध्यान रखना, ये ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें साइड चेन ब्रांच्ड होती है। ब्रांचिंग दिख रही है ना आपको, देखो इसको मैं पकड़ के अगर यहाँ पे इस तरफ करूँ तो ये सीधी चेन बन जाएगी, लेकिन एक मिथाइल ग्रुप तब भी साइड चेन की फॉर्म में होगा, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक अमीनो एसिड भी बोलते हैं। ठीक है ना, जब साइड चेन ब्रांच्ड हो जाती है। तो ध्यान रखना ये कि वैलिन जो है साइड चेन ब्रांच्ड होती है, तो R ग्रुप आपका इसकी तरह। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका, वैलिन में V आ रहा है, V को थोड़ा उल्टा कर दो, ठीक है, और आपने मिथाइल ग्रुप ऐड करते चले जाने हैं वैलेंसी को मेंटेन करते हुए। तो देखो V लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये आसानी से याद हो जाता है। अब अगर इसमें मैं एक मिथाइल ग्रुप सीधे स्ट्रेट चेन में और जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, ल्यूसिन। तो नेक्स्ट अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, ल्यूसिन। ठीक है, तो ल्यूसिन के अंदर देखो CH, और यहाँ तक तो वैलिन का ही था, लेकिन एक CH2 ग्रुप और ऐड हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, ल्यूसिन। अब क्या है, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन के अंदर क्या करना है, देखो वही सेम हमने क्या किया कि अब की बार जो मिथाइल ग्रुप था वो क्या है, हमने वहां पे ल्यूसिन के अंदर कौन से कार्बन पे था, 3rd कार्बन पे था। ठीक है ना, यहाँ से काउंट करोगे तो 3rd कार्बन पे था, लेकिन अब की बार उसको 2nd पे ही अटैच कर दो। यानी कि देखो यहाँ ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ऐसे करके कार्बन काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी CH3 ग्रुप थी वो किस पे अटैच है, आपके गामा कार्बन के ऊपर है, लेकिन इसमें आइसोल्यूसिन में क्या है, बीटा कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होती है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, दोनों का जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन सेम मिलेंगे, बस डिफरेंस, इसीलिए तो आइसो कहा है, ल्यूसिन के जैसा। ठीक है, आइसोल्यूसिन। ठीक, और यहाँ पे इसका जो 3 लेटर नोटेशन है ILE है, और 1 लेटर नोटेशन I है। अब जो 3rd है, दैट 6th वन है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या कि मिथ्योनिन। मिथ्योनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, सल्फर मिलता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैव सल्फर। तो देखो मिथ्योनिन को MET से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे ये आपका अल्फा बीटा गामा कार्बन के बाद क्या आएगा, सल्फर, और उसके नीचे एक मिथाइल ग्रुप भी आता है, मिथ्योनिन। ठीक है ना, आगे चल के हम एक सिस्टीन पढ़ेंगे, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मिथ्योनिन अच्छे से याद कर लो, सल्फर प्रेजेंट होगा यहाँ पे साइड चेन के अंदर। नेक्स्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रोलीन। प्रोलीन के अंदर क्या होता है बेटा, देखो ये एरोमेटिक में काउंट नहीं होगा। एरोमेटिक में क्यों नहीं काउंट होता, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन, ठीक है, वहाँ नाइट्रोजन में अमीनो ग्रुप में क्या आ रहा था, NH2 आ रहा था ना, लेकिन यहाँ क्या है, ये रिंग जो बनती है वो इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हो जाती है। जो एरोमेटिक कार्बन्स देखेंगे हम, एरोमेटिक अमीनो एसिड देखेंगे, वहाँ पे ऐसे अटैच नहीं होगी। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये जो रिंग बन रही है वो डायरेक्टली इसको भी इसने इन्वॉल्व कर लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग नहीं होगी। ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग नहीं होगी, और ये जो ग्रुप बनेगा इसको अमीनो ना कह के इसको क्या कहेंगे, इसको इमीनो ग्रुप कहा जाएगा। क्या कहेंगे हम, इमीनो ग्रुप कहेंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, तो देखो इमीनो एसिड बोलते हैं इनको, अमीन प्रोलीन और एक हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है ना, दो ऐसे हैं जो अमीनो एसिड ना होके इमीनो एसिड बोले जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर NH2 ग्रुप की जगह पे क्या होता है, NH ग्रुप होता है, और NH ग्रुप अमीनो नहीं है, इमीनो ग्रुप है। आगे बात समझ में। ठीक है, और देखो इसको याद करने का तरीका, आपको ये P बनता हुआ दिख रहा है, ये P बनता हुआ दिख रहा है ना, तो देखो जब बेसिक चीजें याद रखोगे माइंड में, ऐसा नहीं है आपसे कोई पूछे कि ड्रॉ करके दिखाओ, ड्रॉ करके आपसे कोई नहीं करवाएगा कि प्रोलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बट जो कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करनी है। ठीक है ना, तो अमीनो की जगह इमीनो ग्रुप किस में मिलता है, प्रोलीन में, और स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइंड में रखोगे, कुछ P की तरह होता है। ठीक है ना, तो हमने पहले जो पढ़े हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड पढ़े हैं, और नॉन पोलर में गैवलिन, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलानिन, V फॉर वैलिन, L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथ्योनिन एंड P फॉर प्रोलीन। क्लियर।
ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज पोलर अमीनो एसिड। पोलर है मतलब कि उनके अंदर पोलैरिटी है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, बट फिर भी कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या आ जाता है, पोलर बिहेवियर आ जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक बिहेवियर आ जाता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ मैंने क्या बताया था आपको याद करने के लिए, कोड स्टेशन क्यूसी, ठीक है। तो देखो स्टेशन क्यूसी कैसे आया। अब पहला है सीरीन। सीरीन में हम पढ़ चुके हैं, है ना, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होता है, ये CH2 ग्रुप हो गया है यहाँ पे, और ये OH ग्रुप हो गया, तो ये क्या बन गया बेटा, सीरीन बन गया, ठीक है। अब सीरीन के लिए जो वर्ड नोटेशन है SCR 3 लेटर नोटेशन, और सिंगल लेटर नोटेशन क्या है S। देखो ये 3 लेटर और सिंगल नोटेशन लेटर क्या है, जो शुरू में जब बने थे अमीनो एसिड तो 3 लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते थे, बट जब हम इनकी चेन बनाते हैं, जब हम प्रोटीन आगे पढ़ेंगे या हम जेनेटिक कोड के बारे में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या आता है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम ये 3 वर्ड नोटेशन लिखते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए फिर हमने क्या की, सिंगल लेटर नोटेशन की। और जब सिंगल लेटर नोटेशन की तो आप देख रहे हो कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी मिलेंगे आपको जिनका फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हो सकता है सेकेंड लेटर भी रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब एक ही लेटर को बार बार देंगे तो नाम हम दे नहीं सकते, तो हमने उनके क्या किए, कुछ अलग कोड दे दिए जो हमें याद करने हैं, ठीक है। तो जो लेटर पहली बार यूज हो रहा है वो तो है ही है, जनरली तो वही है, बट कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको अलग कोड याद करने पड़ेंगे। अलग कोड उसके लिए मिलेंगे जिसमें फर्स्ट लेटर पहले रिपीट हो मतलब पहले आ चुका है, ठीक है। तो हम या तो सेकेंड वर्ड लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में क्या है, THR, इसके फर्स्ट 3 लेटर्स हो गए, T से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे साइड चेन मिथाइल ग्रुप लग गए और एक OH ग्रुप, तो देखो पोलैरिटी यहाँ भी OH की वजह से आ रही थी, यहाँ भी OH की वजह से आ रही है। आगे बात समझ में, ठीक है। लेकिन इसमें जो बीटा कार्बन है वो भी कायरल है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा पर्टिकुलर अमीनो एसिड जिसमें 2 कायरल कार्बन होते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, थ्रियोनिन, ठीक है। बाकी ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो है एस्पारजिन। एस्पैरेजिन जो होता है, देखो ये किससे आया है, देखो एक तो आपने एलानिन पढ़ा है, ए से एलानिन पढ़ा है ना, तो वहाँ ए तो हम दोबारा दे नहीं सकते क्योंकि एलानिन के लिए आप ए दे चुके हो, तो यहाँ हम एस्पैरेजिन में, देखो एस्पैरेजिन में लास्ट में N आता है, तो इसमें N ये लगा दिया, बीच में SAS एस्पैरेजिन, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आएंगी ए से, एस्पार्टिक एसिड भी आएगा, ठीक है ना, तो वो फिर जो है दिक्कत आ जाती है। तो AS, अब AS के बाद लास्ट में क्या आएगा, N, तो इसका नोटेशन क्या हो गया, N, ठीक है। एस्पैरेजिन का नोटेशन क्या हो गया, N, और यहाँ क्या होता है, CONH2 ग्रुप होता है अलॉन्ग विद मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो साइड इस तरीके से आपको क्या करना है, ये किसका है कौन सा अमीनो एसिड है, एस्पैरेजिन। नेक्स्ट है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन में GLN बोलते हैं इसको, ग्लाइसिन में GLY था, ठीक है, लेकिन ग्लाइसिन में हमने सिंगल लेटर नोटेशन किया था G, यहाँ जो सिंगल लेटर नोटेशन है दैट इज Q, क्लियर। तो एक बार ये अच्छे से कर लेना Q वा पार्ट, कि मतलब कि Q किसको बोलते हैं, ग्लूटामिन को बोलते हैं। और यहाँ क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है COH ग्रुप, NH2 ग्रुप, CH2 COH2 है, यहाँ वहाँ NH2 था, यहाँ CO है डायरेक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट है सिस्टीन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, सल्फर कंटेनिंग है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग है, यहाँ सिस्टीन C हो गया, C से रिप्रेजेंट करोगे। और देखो यहाँ जो है आपका जो सल्फर है वो डायरेक्टली बीटा से जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद और कोई मॉलिक्यूल नहीं है। वहाँ जो सल्फर था, मिथ्योनिन के अंदर जो सल्फर था उसके नीचे एक मिथाइल ग्रुप और था, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है, और जो आपका मिथ्योनिन है वहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने का तरीका अलग मिलेगा आपको, ठीक है ना, यहाँ अलग होता है। आगे बात समझ में। तो जो जब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं तो सिस्टाइन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। ये सिस्टीन है, ठीक है, उसको मैं आगे समझाऊंगी आपको कंपटीशन विंडो के अंदर। तो दो अमीनो एसिड आपने ऐसे पढ़े जिसमें क्या होते हैं, सल्फर होते हैं, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में देखो सबसे पहले है ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन के अंदर क्या होता है, इंडोल रिंग होती है। अब ये इंडोल रिंग क्या है अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इंडोल रिंग है, यहाँ पे क्या है कि देखो
इस तरीके की रिंग जब आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, एक पेंटागन है और हेक्सागोनल रिंग है और उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोल रिंग बोलते हैं। तो जब ये ऐसी रिंग जुड़ी हुई होती है तो ये इंडोल रिंग कहलाती है। और इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, इस पूरे अमीनो एसिड को क्या बोलोगे, ट्रिप्टोफन। क्या बोला जाएगा, ट्रिप्टोफन। ठीक है, तो ट्रिप्टोफन के लिए 3 लेटर नोटेशन TRP होता है। ठीक है, TRY टायरोसिन के होता है, इसलिए वाई हमने छोड़ दिया, P लगा दिया, तो ट्रिप्टोफन TRP। ठीक है, और इसका सिंगल लेटर नोटेशन W है। क्यों W है, क्योंकि आगे ट्रिप्टोफन का जो है टी तो हम देख चुके हैं, टी किसका था, थ्रियोनिन का था, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, जो नोटेशन आएगा यहाँ पे आपका वो कैसा आएगा, ट्रिप्टोफन का W आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टायरोसिन। टायरोसिन क्या है आपका, यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, ये इस तरीके से CH2 ग्रुप के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा के और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, टायरोसिन। टायरोसिन का जो सिंगल लेटर नोटेशन है वो क्या होता है, वाई, टाई से वाई आया। ठीक है ना, आगे बात समझ में। और फिनाइल एलानिन क्या है, PHE। तो देखो P तो हम प्रोलीन के लिए दे चुके हैं, इसलिए यहाँ देख क्या दे दिया, F, बोलने में F आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप एब्सेंट है। ठीक है, तो फिर मतलब कि एलानिन पे फिनाइल ग्रुप लग गया है ना, तो ये क्या बन गया, फिनाइल एलानिन। और एलानिन क्या था, नीचे यहाँ पे CH3 होता तो ये एलानिन होता, लेकिन यहाँ H को हटा के एक क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप, तो ये फिनाइल एलानिन बन गया। तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड वो होते हैं वो क्या होता है, वाइफ, यानी कि ट्रिप्टोफन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। तो पॉजिटिवली में 3 याद करने हैं आपको, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। हमने पीछे भी पढ़ा था, जो आपके किसकी बात कर रहे थे हम, हिस्टोन प्रोटीन्स की बात कर रहे थे। वहाँ हमने पढ़ा था कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली चार्ज होते हैं। क्यों, बेसिक प्रोटीन होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो अमीनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखो इम्यूनो ग्रुप पढ़ा, इंडोल ग्रुप पढ़ा। अब तीसरी चीज जो याद रखनी है, दैट इज इमिडेजोल रिंग। इमिडेजोल रिंग में क्या है, 2 नाइट्रोजन मिलेंगे, पेंटागोनल रिंग होती है। ठीक है, तो ये हिस्टिडीन के अंदर मिलती है। क्लियर। आर्जिनिन के अंदर देखो, अब हमने 3 वर्ड यहाँ पे सिंगल लेटर नोटेशन क्या लिया है हमने, आर क्यों लिया, क्योंकि ए आप दे चुके हो। ठीक है ना, ए आप दे चुके हो किसके लिए, एलानिन के लिए। उसके बाद फिर एस आपने, ए एस्पार्टिक एसिड था तो वहाँ सॉरी एस्पैरेजिन था तो वहाँ पे आपने क्या दिया, एन दे दिया। अब आर्जिनिन में आर आ रहा है ना, बोलने में आर आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आर से। क्लियर। तो इसकी जो सिंगल लेटर नोटेशन है वो आर है, लेकिन यहाँ पे ग्वानिडीनो ग्रुप होता है। अब ये ग्वानिडीनो ग्रुप क्या है, जब एक कार्बन पे हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, 3 ग्रुप नाइट्रोजन के जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, देखो 3 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और ये 3 ग्रुप जुड़े, तो ये ग्वानिडो ग्रुप आता है। ठीक है, और यहाँ ग्वानिडो ग्रुप कौन से नंबर कार्बन पे होगा, गामा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन पे, सॉरी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन पे, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा कार्बन पे। क्लियर। ठीक है, डेल्टा कार्बन पे ग्वानिडीनो ग्रुप जो है वो अटैच है। नेक्स्ट है लाइसिन। लाइसिन में क्या होता है, ईटा ग्रुप पे एक अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ईटा देखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा, इस पे अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा लग जाता है, ईटा अमीनो ग्रुप लगता है। ठीक है ना, तो देखो ऑब्वियसली NH2 क्या है, बेसिक ग्रुप है, तो इसकी वजह से बेसिसिटी आ गई यहाँ NH2 की वजह से। तो मोस्टली नाइट्रोजन की वजह से तीनों के अंदर बेसिक बिहेवियर आ रहा है, तीनों में, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है। आगे बात समझ में। ठीक है ना, अब बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड की। तो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, एक तो होता है एस्पार्टिक एसिड, दोनों के पीछे एसिड लगे, एस्पार्टेट भी बोल देते हैं। अब देखो इसकी 3 लेटर नोटेशन ASP होती है। ठीक है, और जो है, और वैसे अगर इसको देखा जाए सिंगल लेटर नोटेशन तो D बोलेंगे। D क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो आप A दे चुके हो, N दे चुके हो, R दे चुके हो, अब एस्पार्टिक एसिड में और कोई लेटर बचा नहीं था तो इसलिए इसमें D दे दिया। ठीक है, बाकी इसके नाम से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो देखो एस्पार्टिक एसिड में क्या है, जो एलानिन आपने पढ़ा था, एलानिन पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर दो। ठीक है, तो वो क्या बन गया, आप देखो 2 COH ग्रुप आ गए, तो ये क्या बन गया, एस्पार्टिक एसिड।
क्लियर। ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड के अंदर क्या हो गया, एक मिथाइल ग्रुप और एक्स्ट्रा, मतलब कि चेन के अंदर एक CH2 ग्रुप और ऐड हो गया। अब की बार जो COOH है वो किससे अटैच है, एक तो चलो अल्फा कार्बन से है, लेकिन दूसरा यहाँ पे बीटा कार्बन से था, यहाँ पे गामा कार्बन से, अल्फा बीटा गामा, गामा से अटैच है ना। तो इस तरीके से आपने याद करना है। तो देखो आपसे कोई पूछ ले ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, ठीक है। GLU बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड के लिए, GLY ग्लाइसिन के लिए हो गया था, ठीक है ना। तो देखो चीज़ों को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो नोटेशन है बेटा, ये नोटेशन मैं आपको भेज दूंगी। यहाँ पे लेटर, कौन से लेटर से कौन सा अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर और अमीनो एसिड का ये सारा का सारा नोटेशन आपने याद करना है। इनको एक्सक्लूडेड अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ब्लैक लेटर्स भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। BJOUXZ, इनको कभी भी हम नोटेशन में यूज़ नहीं बोल लेते हैं, नोटेशन के अंदर यूज़ नहीं किया है। बाकी सबकी 3 लेटर नोटेशन और सिंगल लेटर नोटेशन लिखी हुई है यहाँ पे, इसको कर लो। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, करवाना तो और भी बहुत था, ठीक है, बट हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंपटीशन विंडो पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रोसीड करेंगे, कंपटीशन विंडो से स्टार्ट करेंगे और फिर प्रोटीन की तरफ प्रोसीड करेंगे। मे बी एक क्लास में प्रोटीन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो दो क्लासेस में इसको ओवर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।